नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री बहुत दुखी हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। बंगाल को लेकर चिंतित है। संदेश खाली में कुछ महिलाओं के साथ बदसलूकी और बलात्कार की खबर आई, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी को लगा ये तो बहुत अत्याचार हो गया। बंगाल गए, उनका दिल चीर के रख दिया कि वो महिलाओं के लिए कितने समर्पित हैं। वहां किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं करी कि मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था, बलात्कार सैकड़ों महिलाओं के साथ कर दिया गया, शरीर के संग खिलवाड़ किया गया, तो प्रधानमंत्री जी आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? आपके मुंह से जबान से एक शब्द भी उन महिलाओं के लिए क्यों नहीं फूटा? ये बातें अलग हैं, राजनीति मंच पे अलग हो सकती हैं, लेकिन कानपुर में जो घटना घटी है, उत्तर प्रदेश जिसको सबसे अच्छा प्रदेश प्रधानमंत्री जी बताते हैं, लेकिन इस समय महिला अपराध में वो शीर्ष पर है। वहां जो घटना घटी है, उसका सुनकर आप रो देंगे। ईंट ईंट भट्टा पर काम करने वाली दो नाबालिग बहनों से वहां के मालिक बलात्कार करता है, उनका नग्न वीडियो बनाता है, और जब बच्चियों की कोई गुहार नहीं करती तो बच्चियां पेड़ पे लटकी हुई मिलती हैं। वो हत्या है या आत्महत्या है, ये कोई बता नहीं सकता। पुलिस इस तरह की झूठी कहानियां हत्या को आत्महत्या बनाने में माहिर है। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, उन बच्चियों का पिता दर दर भटकता रहा कि मेरी बेटी के मौत के गुनहगारों को पकड़िए, लेकिन पुलिस पे कोई जू नहीं रंगी। तो उस व्यक्ति ने, उन बच्चियों के पिता ने भी आत्महत्या कर ली। बताइए, क्या ये संदेश खाली से कम जघन्य घटना है? दिल नहीं दहला जाएगा। उत्तर प्रदेश की इस घटना पर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल कंबल डाल के सो गई, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन बच्चियों की मौत, उनके पिता की मौत दिखाई नहीं दी, और ना उस ईंट भट्टा मालिक के घर पर बुलडोजर चलने की खबर आई। उत्तर प्रदेश में एक संदेश खाली और है, ऐसा अभय द्विवेदी जी का कहना है। उनका कहना है कि इस संदेश खाली के, उत्तर प्रदेश के संदेश खाली के नायक ब्रजभूषण सिंह हैं, जिनकी सताई हुई महिलाएं, बच्चियां पूरे देश में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब उनके परिजन को टिकट देने की बात हो रही है। अमेठी में क्या हो रहा है और जौनपुर में धनंजय सिंह को क्या फंसाया गया, इन तमाम मुद्दों पर हमने अभय द्विवेदी जी से बात करी है। देश के जाने माने बड़े पत्रकार हैं, जो टीवी चैनलों पे आपको दिखाई देते हैं। कई शानदार किताबें लिखी हैं उन्होंने, बहुत पॉलिटिकल समझ है। मैं उनके पास ले चलूंगा, इन सब मुद्दों पर बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं हम लोग अभय दुबे जी के पास। स्वागत है अभय दुबे जी, 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आपका। एक बहुत दर्दनाक खबर के साथ आज मैं बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं आपसे। संदेश खाली में प्रधानमंत्री जी दुखी हैं, भारतीय जनता पार्टी दुखी है कि कलकत्ता में एक घटना हुई है जिसमें कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें आ रही हैं। हालांकि पुलिस ने जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बहुत दुखी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की घटनाओं से दुखी नहीं होते, जहां पे नग्न करके महिलाओं को घुमा दिया जाता है, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ की जाती है। और अब एक ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से घटी है जिसको सुनकर दिल दहल जाएगा। लोगों को लगेगा कि जमीन फट जाए, आसमान निगल ले उनको। दो नाबालिग बहनें थी। ईंट भट्टे के जो मालिक था, वहां काम करती थी। उस मालिक ने आरोप है कि उसने उनके साथ बलात्कार किया, उसकी नग्न वीडियो बनाई, और फिर एक संदेहास्पद तरीके से दोनों की लाश पेड़ पे लटकती हुई मिली। पुलिस इसे आत्महत्या का रूप देने में तुली हुई है, लेकिन ये वही पुलिस है जो हाथरस में एक लड़की के साथ रेप की कोशिशें हुई थी, उसकी हत्या हो गई थी बाद में। लेकिन लोगों ने माना नहीं था, पुलिस से माना नहीं था कि हाथरस में वो उस घटना को भी संदिग्ध बता रही थी। तो दो बहनों का उत्तर प्रदेश में, जहाँ की कानून व्यवस्था का दावा करती है सरकार, ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है अभय जी, कि आज उस बच्ची के पिता ने भी आत्महत्या कर ली। उसको लगा कि मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, ईंट भट्टा मालिक बहुत दबंग है, मेरी बच्ची ने नहीं, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। क्या ये घटना संदेश खाली से किसी भी स्थिति में कम है? क्या ये मणिपुर की घटनाओं से कम है? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उनसे भी ज़्यादा बड़ा अपराध इन गोदी मीडिया के चैनलों पे है, जिसमें किसी हेडलाइंस में खबर नहीं है कि बच्चों के रेप के बाद जब बच्चियां मर गई दुनिया में, हत्या या आत्महत्या जो भी हो, उसके बाद एक बाप आत्महत्या कर लेता है। इस खबर से बड़ी खबर क्या कोई देश में हो सकती है दूसरी? अभय जी। देखिए, संजय जी, आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है और आपने उस जगह अपनी उंगली रखी है
जहां पर सरकारी मीडिया वाले अपनी उंगली नहीं रखना चाहते। इस मीडिया में कुछ अपवाद भी हैं, वो इस खबर को दिखा रहे हैं जिस खबर का अभी आपने जिक्र किया। यहाँ तक कि जिस वक्त हम लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो खबर एक चैनल के ऊपर चल रही है और बड़े प्रभावशाली तरीके से चल रही है, और मुझे खुशी है कि आपने भी इस खबर को रेखांकित किया। उत्तर प्रदेश में ये एक छोटा संदेश खाली है। छोटा क्यों, मैं कहूंगा ये उत्तर प्रदेश का संदेश खाली है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक शाहजहां शेख भी है। वो कौन है? उसका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। तो आप देखिए ना, और बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के शाहजहां शेख हैं, लेकिन उनका जो कार्यक्षेत्र है, महिलाओं के उत्पीड़न वाला कार्यक्षेत्र है, वो पूरा देश है। वो जो ओलंपिक पदक विजेता पहलवान है, वो उन्होंने जो अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है कुश्ती संघ के जरिए, वो सब उसकी शिकार हैं, और उनके ऊपर यौन दुराचार का मुकदमा रजिस्टर्ड है। आप ये नहीं कह सकते उनके ऊपर आप काल्पनिक बातें कह रहे हैं। उनके ऊपर पोक्सो का मामला भी रजिस्टर्ड था, जिसमें उन्हें इतनी ढील दी गई कि वो धीरे धीरे करके दबाव डालने के जरिए उसके पोक्सो के मामले से निकल गए। हम, आप या कोई भी व्यक्ति, किसी के खिलाफ भी अगर पोक्सो का मामला होता तो हम लोग पहले जेल भेज दिए जाते, उसके बाद हम अपना बचाव करते हुए नजर आते। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं हुआ, उनको लगातार पुलिस ढील देती रही, तफ्तीश के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, वो पोक्सो के मामले से निकल गए। तो उत्तर प्रदेश में एक तो अभी आपने संदेश खाली ऐसा मामला बताया, दूसरा मैंने उत्तर प्रदेश के शाहजहां शेख का आपके सामने जिक्र किया, फिर एक विदेशी महिला के साथ जो बलात्कार हुआ है, 7 लोगों ने जिस तरीके से बलात्कार किया विदेशी महिला के साथ, उससे देश की, पूरी दुनिया के सामने नाक कट गई। और वो महिला कितनी भली थी कि वो हिंदुस्तान से जाते समय ये कह के गई, हर भारतीय ऐसा नहीं है, मेरे साथ जरूर गलत हुआ है, लेकिन मैं ऐसा हर भारतीय के ऊपर आरोप नहीं लगाती। आप इससे इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों के खिलाफ जो यौनाचरण, स्त्रियों ने जो खुद शिकायत की है, मैं उस शिकायत पे एक तरह से पहली नजर में यकीन भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसका भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उससे वो 2 तरह के मकसद हल करना चाहती है। पहला मकसद यह है कि वो उससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना चाहती है कि मुसलमान असामाजिक तत्व ने, जिसका राजनीतिकरण हो गया था तृणमूल कांग्रेस के तहत, वो हिंदू महिलाओं के ऊपर बुरी नजर रखता है। एक तो ये पूरा चित्र ये खींचा जा रहा है। दूसरा ये है कि देश में औसत के लिहाज से देखें तो स्त्रियों के वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिलते हैं किसी भी पार्टी, लेकिन पश्चिम बंगाल में स्त्रियों के वोट तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को ज्यादा मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत पीछे है। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी स्त्रियों के वोटों को ज्यादातर उत्तरोत्तर अपनी ओर खींचना चाहती है, और उसने सोचा है कि हम 2 मुद्दों को पश्चिम बंगाल की राजनीति में लोकसभा चुनाव की सफलता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक तो संदेश खाली के मुद्दे को इस्तेमाल करेंगे, इससे ये दोनों लक्ष्य भेदे जाएंगे। दूसरे, मथुआ समुदाय को सीएए लागू करके, अभी मेरे ख्याल से अब आचार संहिता लागू होने में हफ्ते 7-8 दिन से ज्यादा की देरी नहीं रह गई है। उससे पहले ही सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सीएए लागू कर दिया जाए। आचार संहिता उसने बना ली है ताकि मथुआ समुदाय के भी वोट मिले, और संदेश खाली के जरिए हिंदू महिलाओं को जज्बाती बनाकर उनके भी वोट खींचे जा सकें। इस प्रकार की राजनीति खेली जा रही है। इसका स्त्रियों के सम्मान से और स्त्रियों के सम्मान के प्रति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की चिंता से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी राजनीति करने के लिए ये मुद्दे उठाए जाते हैं और फिर उन मुद्दों पे कोई बात करने को तैयार नहीं होता। एक मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया है, राहुल गांधी ने आज कहा है, कुछ गारंटी का ऐलान किया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है अवैध जी, जहां-जहां कांग्रेस गारंटी की बात कर रही है, पिछले कुछ सालों में हमको देखने को मिल रहा है वहां गारंटी पूरी कर भी रही है। चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे वो तेलंगाना की बात हो, चाहे वो किसी अन्य जगह की बात हो, वो गारंटी पूरी कर रही है। उन्होंने कहा था वन ओल्ड पेंशन योजना लागू करिए, और बाकी तेलंगाना में उन्होंने, कर्नाटक में उन्होंने कहा था कि बसों की यात्रा, कई सारी बातें पूरी कर रही। आज राहुल गांधी ने एक नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी खास तौर से ऐलान की है। अखिलेश यादव पहले भी कह चुके, ऐलान कर चुके हैं कि इस बार जो है चुनाव वो नौकरी रोजगार युवाओं के मुद्दे पर होगा। उत्तर प्रदेश में 10,000 वैकेंसी निकलती हैं, 70 लाख लोग भरते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उन छात्रों पे बेरहमी से लाठीचार्ज कराया जाता है।
इस तरह के तमाम तस्वीरें पिछले दिनों में हमको देखने को मिल रही हैं। तो ये आज राहुल गांधी ने जो आज गारंटी की स्कीम लॉन्च की है और जो कहा है, क्या यह देश का वो नौजवान जो अग्निवीर आने से परेशान है, जो ये मान रहा था कि 2 करोड़ की नौकरी मिलेंगी और फिर बाद में कह दिया कि अब पकौड़े तलो, उस यूथ को, उस नौजवान को क्या ये बातें अपील करेंगी? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, अग्निवीर के सवाल पर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज चुकी है और अग्निवीर के सवाल पर जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से, मेरा अनुमान है ये, पता नहीं कहां तक सही निकलता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि अग्निवीर योजना कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो खत्म करेगी और वो नौजवानों को फौज में पूरा कमीशन देगी। ये आधा अधूरा कमीशन 2 साल का ये नहीं होगा, उनको पूरा कमीशन दिया जाएगा और इस चीज से काफी फर्क पड़ेगा। दूसरे, जिस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस बेरोजगारी वाला सवाल उठा रहे हैं, इस तरह अखिलेश यादव बेरोजगारी वाला सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं, मेरी अपनी मान्यता है कि रोजगार का सवाल लोकसभा चुनाव के केंद्र में आने वाला है। अब इसको लोकसभा केंद्र में आने से कोई रोक नहीं सकता। इसको नरेंद्र मोदी को भी इसे संबोधित करना होगा अपने भाषणों में और भाजपा को भी। देखिए, जब दूसरी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में लाएंगी और राजनीतिक बहस का केंद्र बनाएंगी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो भारतीय जनता पार्टी भी उससे प्रतियोगिता करते हुए और आगे बढ़ बढ़ के इस तरह के वायदे करेगी, दावे करेगी। भाजपा इसमें पीछे रहने वाली नहीं है, मेरा मानना ये है। जैसे ही वो ऐसा करेगी वैसे ही रोजगार का सवाल बिल्कुल भारतीय राजनीति के केंद्र में आ जाएगा और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात होगी और इसका श्रेय जाएगा कांग्रेस को, इसका श्रेय जाएगा अखिलेश को, इसका श्रेय जाएगा तेजस्वी यादव को। ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा होगा तो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में ये देश की राजनीति में पहला ऐसा लोकसभा चुनाव होगा जहां पर एक आर्थिक प्रश्न, लोगों की रोजी रोटी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल केंद्र में होगा और उसके ऊपर वोट पड़ेंगे। तब मतदाता ये आकलन करेंगे कि किसका वायदा अच्छा है और हम किसके वायदे को माने और किसने पहले वायदा किया था और किसने उस वायदे को देखकर उसकी नकल में या उसकी प्रतिक्रिया में कहीं राजनीतिक होड़ में पीछे न छूट जाए, इसलिए वायदा किया है। ये फिर हम सब लोगों के सामने भी मौका होगा कि हम इन वायदों की समीक्षा कर पाए। राहुल गांधी ने कहा है कि भाई 30 लाख नौकरियां वो देंगे, जो सरकारी नौकरियां कितनी खाली पड़ी हैं ये रिकॉर्ड पे उपलब्ध है। तो राहुल गांधी ने ये पहले ही वायदा कर दिया है। अब भाजपा अगर इस तरह का वायदा करती है तो इस तरह से, एक तरह से देखा जाएगा वो कांग्रेस के वायदे की नकल करेगी। हाँ, फिर भाजपा दे भी ना कांग्रेस ने जैसे ही पाएगी। वायदा किया उसके बाद में ये गेम चेंजर साबित होगा। हाँ, क्योंकि कांग्रेस का वायदा है। सामने ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और बाद में कह दिया पकौड़े तलना भी एक रोजगार होता है। तो जाहिर है नौजवानों के सामने बड़ी बात होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ अभय जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को कह रही होगी हमने 500 साल से जो लड़ाई चल रही थी हमने राम मंदिर बनवा दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे होंगे हम तुमसे तुम्हारे लिए नौकरी की बात करेंगे। तो देश का यूथ नया पहली बार वाला वोटर बहुत बड़ी संख्या में है। क्या लगता है आपको यूथ वोटर किधर जाएगा? क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों बाद में बात करी, मेरे मित्र का बेटा है वो इंजीनियरिंग करके फाइनल ईयर से भी लौटा है, बड़े प्रतिष्ठित संस्थान से उसने इंजीनियरिंग करी है। उसने बताया कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्रुप बने हुए थे बाकायदा, उस पे लिखा हुआ था कि धर्म की नफरत बंद करेंगे। तो ये यूथ के अंदर नौकरियों की बात, धर्म की नफरत की बात, ये सब बातें अब बंद हैं, मतलब वो लोग पसंद नहीं कर रहे। मैंने देखा कि उन नौजवानों से मैं आजकल बात कर रहा हूँ, जहाँ मिलती हैं, उनके अंदर ये है कि दुनिया इतनी डेवलप हो रही है, दुनिया चाँद पे जा रही है, हम अभी तक मंदिर मस्जिद में अटके हैं। तो आपको क्या लगता है ये यूथ है, ये पहली बार का वोटर है, क्या इन मंदिर की बातों में उलझेगा, मस्जिद की बातों में उलझेगा या फिर वो ये बात करेगा कि हमें नौकरियाँ चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए? देखिए, आपने तो कब से राम मंदिर का नाम नहीं सुना? आप बताइए मुझे। मैं तो मुद्दतों से राम मंदिर का नाम मैं नहीं सुना। राम मंदिर का जो बात जो थी वो प्राण प्रतिष्ठा और उसके कुछ दिनों बाद जो 2-3 दिन तक जो एक बताया गया था कि इतनी भीड़ आ रही है दर्शन करने के लिए, इसके बाद से ही सब चीजें तिरोहित हो गई हैं। अब मुझे लगता है कि वहां सब बहुत ही सामान्य हो गया होगा दर्शन वगैरह के। आपका कभी अपने किसी संवाददाता को भेजकर अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन वगैरह की क्या स्थिति है इसके बारे में पता लगवाइए और इसकी भी हम लोग एक तरह से समीक्षा करें बैठकर
कि जो पहले दावेदारियां की गई थी वो दावेदारियां इस वक्त हैं कहां। तो राम मंदिर वाला मसला तो लोगों के मानस को आंदोलित करने में नाकाम रहा है। ठीक है, जो धर्मप्राण लोग हैं उनके मन में इस मसले ने कुछ गुदगुदी मचाई थी शुरू में, और जो स्वाभाविक भी है, और ऐसा होना कोई गलत बात नहीं है। जो श्रद्धालु हैं, जो राम में श्रद्धा रखते हैं और जो सनातन धर्म में श्रद्धा रखते हैं, उनको जरूर उससे खुशी हुई होगी। लेकिन ये मान लेना कि इसके जरिए लोग भारतीय जनता पार्टी को उमड़ उमड़ के वोट देंगे, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछली बार उन्होंने वोट दिया था उसका भी एक बड़ा हिस्सा अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक जाएगा। ये बात अब भाजपा की भी समझ में आ गई। ये बात भाजपा की भी समझ में आ गई, इसलिए भाजपा ने भी अब राम मंदिर मुद्दे को तकरीबन छोड़ दिया है। भाजपा भी कभी कभार बातचीत में मुहावरे के तौर पर उसका जिक्र कर दे कि हमने राम मंदिर बनवाया है और वो लोग राम मंदिर की पूजा में नहीं गए, ये लोग राम मंदिर की पूजा में नहीं गए, वो राम विरोधी हैं। इस प्रकार का जो लफाजी होती रहती है, इस लफाजी को अगर आप एक बार नजरअंदाज कर दें तो दरअसल राम मंदिर चुनावी राजनीति को प्रभावित करने वाला मुद्दा नहीं रह गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, चुनावी राजनीति को ये बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, ये हमारे सार्वजनिक जीवन में चलने वाली राजनीतिक चर्चा के लिए बहुत अच्छी बात है। ये हमारे देश में जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम वोटर है या थर्ड टाइम वोटर है, यानी बिल्कुल जो नौजवान फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम वोटर है, वो उसकी निगाह के सामने और उसके जरिए देश में एक ऐसा चुनाव संपन्न हो सकता है जिसके केंद्र में आर्थिक प्रश्न होगा। मुझे मुद्दतों से अफसोस रहा है कि हमारे देश में आर्थिक सवाल के ऊपर वोट नहीं पड़ते। जिस दिन देश में आर्थिक सवाल पे वोट पड़ना शुरू हो जाएंगे, उन दिनों भारतीय जनता पार्टी ऐसे संगठनों के हाथ पैरों के तले की जमीन निकल जाएगी, क्योंकि वो जज्बाती मुद्दों के जरिए जो लोगों को गोलबंद करते हैं ना, वो उसकी प्रभावकारिता, उसकी जो एफिकेसी है, वो एफिकेसी बुरी तरीके से घट जाएगी। उसी के साथ में मुसलमानों के अंदर जो कठमुल्ले हैं, जो मुस्लिमपन और मुसलमानों इस्लाम खतरे में है के नारे के आसपास उनके वोटों को गोलबंद करते हैं, उनकी भी हवा निकल जाएगी साथ। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो हिंदू एकता हमें करनी है, उसके बदले में कोई मुसलमान एकता हो रही है और दोनों के बीच में प्रतियोगिता हो रही है, जो सांप्रदायिकताओं की प्रतियोगिता होती है, और उसका लाभ कुल मिलाकर बहुसंख्यक राजनीति करने वाली पार्टी को होता है। ये पूरी परिस्थिति जो है, ये पूरी परिस्थिति केवल इसी तरीके से बदल सकती है कि चुनावी गोलबंदी आर्थिक सवाल के ऊपर हो, बेरोजगारी के सवाल पर हो, वो राम मंदिर के सवाल पर ना हो, वो विश्वनाथ के कॉरिडोर के सवाल पर ना हो, वो ज्ञानव्यापी के सवाल पर ना हो। अभय जी, मैं इन सब बातों के अलावा एक चीज मैं सालों से देख रहा हूँ, वो विधानसभा के चुनाव होते हैं, वो लोकसभा के चुनाव पास आते हैं, प्रधानमंत्री जी बड़े भावुक होते हैं और कहते हैं ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं, ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री को गाली कहाँ दी जाती है, आपको कुछ अंदाजा है? मैंने देखा नहीं, प्रधानमंत्री के निवास में किसी ने गाली दी नहीं, प्रधानमंत्री की रैली में किसी ने गाली दी नहीं, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, गाली तो छोड़ो, जो तीखे सवाल पूछो। तो ये प्रधानमंत्री को गाली देता कौन है? बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी है, वो बाकी लोगों को ज्यादा गालियां देती है। तो ये प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं मुझे गाली दी जा रही है, मुझे गाली दी जा रही है, ये गालियां एक्चुअल में मुझे समझ में नहीं आता, देता कौन है और कहाँ देता है? आपको याद प्रधानमंत्री होगा संजय जी कि पिछली बार किस चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें गालियां दी जा रही हैं? कर्नाटक के चुनाव। यहां तक कि उन्होंने गालियों की गिनती भी बताई थी। उन्होंने शायद 94 या 95 बार हमें गाली दी जा चुकी है, इस प्रकार का उन्होंने वहां पे गिनती सुनाई थी उन्हें। और उसके बाद गोदी मीडिया फौरन इस बात को ले उड़ा था कि अब प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, प्रधानमंत्री ने खुद भी उनकी गिनती गिन के बता दी है, और अब खेल हो जाएगा। अब कर्नाटक की जनता जो है उमड़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाली है। विपक्ष ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे याद है मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को दो मुहा सांप कहा था कर्नाटक के चुनाव कि ये दो मुहा सांप है। तब भी इस बात को कहा गया था, अरे उनको दो मुहा सांप कह दिया गया प्रधानमंत्री को, अब तो बहुत गजब हो जाएगा। और उसी चुनाव में प्रधानमंत्री मंच से जय बजरंगबली के नारे भी लगा रहे थे, खुद यूं दोनों हाथ उठा उठा कहते थे जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली की, इस तरह के नारे भी लगा रहे थे। क्या नतीजा उसका निकला? भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और इस वक्त कर्नाटक में वो लोकसभा चुनाव में संभावित नुकसान का सामना कर रही है। तो ये जो पूरी अदा है प्रधानमंत्री की कि भाई मेरा व्यक्तिगत रूप से अपमान किया जा रहा है और मेरे व्यक्तिगत रूप से अपमान करने का बदला जनता लेगी, इसकी परीक्षा भी लोकसभा चुनाव में होगी।
विधानसभा में तो फेल हो गया ये मामला। हाँ, देखिए विधानसभा में ये तो फेल। सारा ये जो वितंडा होता है, ये वितंडा प्रधानमंत्री सुरसुरी छोड़ते हैं और उनका जो प्यादा मीडिया है, वो उस सुरसुरी को पकड़ता है और उसको पकड़ने के बाद में फिर हवा चलाई जाती है मीडिया के अंदर। प्रधानमंत्री से ये कह दिया उनका कोई परिवार नहीं है, हैं? सारा देश उनका परिवार है, ये सब मीडिया लिए हुए घूमता है और फिर ये तर्क दिया जाता है कि इन्हीं की इसी इसी दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। प्रधानमंत्री को जो पत्थर फेंका गया था, प्रधानमंत्री ने उस पत्थर को अपनी सीढ़ी बना लिया, इस प्रकार के डायलॉग बोले जाते हैं। जो लोग कल तक कह रहे थे कि असली मुद्दा तो राम मंदिर मुद्दा है, वही लोग अब कहने लगे कि असली मुद्दा तो प्रधानमंत्री का परिवार वाला मुद्दा है। क्योंकि वो प्रधानमंत्री लाइन देते हैं और कभी-कभी अमित शाह लाइन देते हैं और मीडिया उन दोनों लाइनों को पकड़ता है और फिर उसके बाद में हफ्ते 10 दिन तक मीडिया के ऊपर प्रचार चलता है। अच्छा, मुझे तो अभय जी सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब जो 3 किसानों के बिल आए थे, इस गोदी मीडिया के चैनलों पे दिन-दिन भर बहस होती थी, प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक। हुँ। प्रधानमंत्री ने किसानों की तस्वीर बदल दी। इस मोदी के मास्टर स्ट्रोक से पूरा देश बदल गया और जब आंदोलन लंबा हो गया, बिल वापस लेने पड़े, प्रधानमंत्री ने कहा मैं भारी मन से मेरी तपस्या में कमी होगी, तो वही मीडिया चला रहा था प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक, तीनों बिल हुँ। वापस लिए। तो जब बिल आए वो भी मास्टर स्ट्रोक था, जब वापस लिए वो भी मास्टर स्ट्रोक था। ये एक्चुअल में क्या ये एक सेम लाइन दे दी जाती है प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आज सारे टीवी चैनलों को यही गुणगान करना है, यही गाना गाना है? नहीं, ये तो एक बार पवन खेड़ा ने कहा भी था, एक सज्जन का नाम लिया था। मैं भी उस सज्जन को जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मैं हम लोगों को उनका नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, कि वो रोज़ सवेरे टीवी चैनलों के संपादकों को फ़ोन करते हैं, चैनल हेड को फ़ोन करते हैं कि आज आपका एजेंडा ये होगा। उसके बाद में मोटे तौर पे हर चैनल अपने-अपने तरीके से उस एजेंडे को चलाता है। जब जब से ये बात कही गई है, तब से आज तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ पता से इस नहीं चीज़ आया। का कभी कोई खंडन नहीं हुआ है। और केजरीवाल ने भी कहा था उनका नाम लेके। हैं? जी? केजरीवाल ने भी नाम लिया था उनका। जी, जी, जी। केजरीवाल के केजरीवाल। अरविंद जी ने भी नाम लिया था। तो अभी तक उसका खंडन नहीं हुआ है। तो ये तो अब सब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ जो कहते हैं कि वो अब टीवी चैनलों पे चलने वाली राजनीतिक बहस को नहीं देखते। ये वो वो मुझे लोग बड़ा हैं मज़ा धीरे-धीरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो सोशल मुझे मीडिया बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पे जो सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है, जो ऑडियंस की संख्या बढ़ रही है, जैसे 4 पीएम में इतने बड़े पैमाने पर तेज़ी से संख्या बढ़ी है, इसके पीछे ये भी कारण है कि उधर से निराशा बहुत हो रही है लोगों को और लोग मुझे इधर बड़ा मज़ा माइग्रेट आया कर रहे हैं। ऑडियंस उधर से इधर माइग्रेट हो रही है। मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे यूपी के सूचना विभाग में। एक्चुअली में अफ़सर यहाँ पे मुझे भरोसा करते हैं कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो वो जो हुँ, चाहे योगी जी की करीबी टीम हो या दिल्ली की टीम हो, ब्यूरोक्रेट मुझसे व्यक्तिगत बातें कर लेते हैं, खुल के बता देते हैं। तो हुँ, वही जो दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए शख्स हैं जो संपादकों को फ़ोन करते हैं, हुँ, उन्होंने हुँ, यूपी के बड़े अफ़सरों को फ़ोन किया कि ये 4 पीएम कैसे मैनेज होगा? हुँ, तो अफ़सर वो मेरे दोस्त हैं, तो बोले कि नहीं वो थोड़ा नक चढ़ा आदमी है, वो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मुझे बड़ी हँसी आई कि 4 पीएम भी प्रधानमंत्री कार्यालय में एंट्री करने लगा और नक चढ़ा टाइप का हो गया कि ये मैनेज नहीं हो पाएगा। ये चलिए जी, अच्छी बात है। दूसरी बात एक मुद्दा ये हो रहा है हुँ, अभय जी, हुँ, अमेठी इंतज़ार कर रही है। जी। आपको क्या लगता है अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगी और प्रियंका क्या उत्तर प्रदेश से लड़ेंगी या अगर फिर वो वो लड़ेंगी तो ये कांग्रेस के हित में जाएगा। देखिए, अमेठी और रायबरेली वो चुनाव जीतें या हारें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, करारी टक्कर दी तो भी अच्छी बात है, हार गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों को मेरा अपना कहना ये है कि उनको ये दोनों निर्वाचन क्षेत्र नहीं छोड़ने चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि गांधी परिवार के वो सुरक्षित रूप से दूसरी सीट में भी लड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी 2014 में 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। वो गुजरात से भी चुनाव लड़े थे और उन्होंने बनारस से भी चुनाव लड़ा था। तो 2 सीटों से बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, इसमें कोई उसकी बात नहीं है, संकोच की बात नहीं है। उनको एक सुरक्षित सीट भी ले लेनी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में थोड़ा-सा कांग्रेस कमज़ोर हुई है काफ़ी, तो उसका ध्यान रखते हुए लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साह देने के लिए, पूरे इंडिया गठबंधन को बकअप करने के लिए और चुनौती पेश करने के लिए मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। उन लोगों को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, इसी से विपक्ष की राजनीति को लाभ होगा। मेरा मानना है विपक्ष की राजनीति में इस चीज़ को सकारात्मक रूप से लिया जाएगा। अच्छा, अगर अभय जी अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई एक लड़े और पड़ोस में रायबरेली से खड़गे लड़ जाएं तो सीन कैसा बनेगा? क्या दलित वोट खड़गे के नाम पे आकर्षित होगा? अगर कांग्रेस ये कहे
अपनी रैलियों में, मतलब बड़े नेता ना कहें, छोटे नेता कहें कि पहली बार देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है। ये बात कहें तो यूपी का दलित जो बहुत कन्फ्यूज़ है इस समय मायावती के एक्ट को लेकर, क्या वो खड़गे के नाम पर जुड़ सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, खड़गे के नाम पर दलित वोट प्रभावित जरूर होंगे और दलित वोटों में एक तरह की हमदर्दी की लहर आएगी कांग्रेस के प्रति, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खड़गे एक तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें बहुत सारे इंतजाम करने हैं, बहुत सारे बंदोबस्त करने हैं, वो भी उनकी ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरे, कर्नाटक में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ पाए, भारतीय जनता पार्टी से 10 से 15 सीटें छीन पाए, ये भी खड़गे, सिद्धरमैया और डी के शिव कुमार की मिलीजुली जिम्मेदारी है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों गुरुतर जिम्मेदारियां उनके कंधों के ऊपर हैं और मैं समझता हूं अभी भी समय नहीं गया है, कांग्रेस को मायावती से बात जारी रखनी चाहिए। लोग बता रहे हैं कि बात जारी है, अभी भी बात जारी जारी है। है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मायावती को अगर किसी तरीके से विपक्ष प्रबंधित कर सकता है, उन्हें अपने साथ ला सकता है, तो ये होगा असली मास्टर स्ट्रोक, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि विपक्ष इस मास्टर स्ट्रोक उन्हें मार दे। और मायावती ने कह दिया कि हम साथ आ जाएंगे लेकिन अखिलेश को हटा दो, तो क्या होगा? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। मायावती भी जानती हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव नहीं जीत सकती लोकसभा हम्म। का। वो जानती है मायावती इस बात को। मेरे ख्याल से एक बार मायावती का अगर मन बन गया तो अखिलेश के साथ में सीटों के तालमेल में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे तो लगता है ये कि वो फार्मूला खोजना कि कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी, मायावती कितनी सीट लड़ेंगी, अखिलेश कितनी सीट लड़ेंगी, ये कहीं ज्यादा सरल बात है। असल बात यह है कि मायावती मन बना ले एक बार कि हमें ये करना है, उसके बाद में सीट थोड़े एक दो होने से इधर उधर कुछ नहीं होता। आपको याद और ये होगा कि 2019 में जब सपा बसपा गठजोड़ हुआ था तो मायावती ने खुद ही कहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। तो लोगों ने पूछा क्यों नहीं खड़ा करेंगे आप? एक भाजपा है ना, यहाँ फंसा देना चाहती है, इनको सारे देश में प्रचार करना है। तो मायावती के पास एक राष्ट्रीय दृष्टि है, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जगह और बड़ा लफड़ा चल रहा है आजकल, वो है जौनपुर। जौनपुर में कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के कृपा शंकर सिंह को टिकट दे दिया और जी जी। बाहुबली हैं धनंजय सिंह, उन्होंने विरोध किया। धनंजय सिंह का एक मुकदमा, बड़ा मजेदार मामला है, अपहरण का मुकदमा था, एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट था उसके मैनेजर से। उस जिसने अपहरण का मुकदमा लिखाया था उसने अदालत में शपथ पत्र दे दिया, बयान दे दिया कि मैंने किसी दबाव में मुकदमा लिखा दिया था, ये घटना गलत है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। 164 में बयान दे दिए थे। लेकिन वो लोगों में चर्चा ये है कि जब ये बयान दे दिए थे, अप्रत्याशित रूप से रातों रात, जब जैसे ही धनंजय सिंह ने ऐलान किया मैं चुनाव लड़ूंगा, तो रातों रात फैसला आ गया और धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो गई। अब वहां पे सुना है कि धनंजय सिंह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और ये भी संकेत भिजवा दिया गया है कि उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, अगर ऐसा सोचा तो अध्यक्षी भी चली जाएगी। तो जौनपुर में एक एक सीट पे ये रणनीति बन रही है और जब धनंजय सिंह जेल जा रहे थे तो वहां अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो क्या ऐसी सीटों पे संघर्ष बड़ा भारी पड़ेगा? जौनपुर उदाहरण है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठाकुर समुदाय भी नाराज है। नाराज इसलिए है कि ब्रजभूषण सिंह कितने भी बुरे हों, कितने भी आरोप हो, लेकिन उन क्षत्रिय समाज को लगता है कि भाई हमारे एक नेता का टिकट काटा गया। दूसरा, धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7-7 एमपी हुआ करते थे ठाकुर, इस बार एक बीके सिंह थे, अभी तक कोई ठाकुर का टिकट नहीं है। उनका कहना है मंत्रिमंडल में 5-5, 6-6 मंत्री होते थे, एक मंत्री है। तो ये जो पिछड़ों को साधने की रणनीति है, मेरी कई क्षत्रिय समाज के लोगों से बात हुई, वो इस बात से नाराज है कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिल्कुल पालतू वोटर मान लिया कि हम तो जाएंगे ही कहाँ जाएंगे, ये सिर्फ पिछड़ा पिछड़ा कर रहे हैं। तो हम लोगों के ये जो स्वाभाविक वोटर थे बीजेपी के, ब्राह्मण, ठाकुर, इनके अंदर मैं देख रहा हूँ कोई नाराजगी पैदा हो रही है। आपको लगता है कि ये भी कुछ लोचा कर सकती है? और एक चीज और बताऊं, मैंने कई व्हाट्सएप ग्रुप पे खुद देखा है अपनी आंखों से, जी। छत्रियों को ग्रुप था, उस पे लिखा था योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। अगर ये खेल थोड़ा और बढ़ गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, ये चीजें तो अब शुरू हुई हैं। हम लोगों को उनके ऊपर नजदीकी निगाह रखनी होगी। आपकी निगाह नजदीकी है, मैं भी इन बातों पर ध्यान दूंगा और उत्तर प्रदेश में मेरे जो पुराने सहयोगी और मित्र हैं मैं उनके साथ भी बात करूंगा कि परिस्थितियां किस तरीके से विकसित हो रही हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जो सीटें बची हुई हैं
उन पे सब लोगों की निगाह है कि भारतीय जनता पार्टी किसकी टिकट काटती है, किसको टिकट देती है और जातिगत संतुलन किस तरीके से बनाती है। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया है, उसके अंदर तो बहुत ही मुश्किलें पैदा हो रही हैं। उसमें देखिए जगदम्बिका पाल है जैसे, तो जगदम्बिका पाल ने तो मान ही लिया था उनका टिकट कटने वाला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से बातचीत भी शुरू कर दी थी कि भाई हमको टिकट मिल जाए उनकी तरफ से, लेकिन उन्हें देख के आश्चर्य हुआ कि उनको तो टिकट मिल गया। तो ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, वो उसमें बहुत सारे ऐसे पेच हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कुछ सोच के थोड़ा सी हंसी भी आती है और लगता भी है कि ये क्या सोच रहे हैं। या तो अति आत्मविश्वास के ओवरडोज के शिकार हैं, या इस बात से डरते हैं कहीं कि अगर वो सीटों की ज्यादा ज्यादा लोगों की टिकट काट देंगे तो बगावत बहुत हो जाएगी, भितरघात बहुत होगा, इस बात से डरते हैं। चक्कर क्या है, अभी पूरी तरीके से मेरा समीक्षात्मक मानस इस पे नहीं बन पाया है कि ये जो नीति इन्होंने अपनाई है उसका पैटर्न दरअसल है क्या। जब सारी टिकट हो जाएगी तो पैटर्न समझ में आएगा कि इनका पैटर्न है क्या। क्योंकि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में इनके खिलाफ पहली बार एक गठजोड़ है, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, जो पावरफुल गठजोड़ है। तो इसकी वजह से ये लोग थोड़े घबरा गए और इन्होंने मनोज तिवारी के टिकट को छोड़ के बाकी सब टिकट काट दिए दिल्ली में। यानी 7 सीटों में से 6 उम्मीदवार इन्होंने बदल दिए दिल्ली में। तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसको आप 90% से ऊपर के टिकट बदल गए। छत्तीसगढ़ में भी करीबन 70 से 80% टिकट परिवर्तन बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी इन्होंने पहली बार जो टिकट दिए उसमें एक भी टिकट नहीं बदला। खुद मान बैठे थे कि जो उनके टिकट कट जाएंगे, उनका टिकट कट जाएगा, उनको तक टिकट मिल गया। और ऐसे लोगों को टिकट मिल गया जिनके खिलाफ जिनके बारे में सेक्सी वीडियो चल रहे थे। बाद में उनका वो हटे मैदान से, हटवाया गया उनको दिल्ली बुला के। तो उत्तर प्रदेश में तो उनकी जो टिकट देने की रणनीति जो है वो काफी, जिसे अंग्रेजी में टॉपसी टर्वी कहते हैं, वो काफी इस तरह की है। तो मैं अगर एक लाइन में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जिसे सबसे मजबूत राज्य माना जाता था, वहां सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस रणनीतिक कौशल के साथ इन्हें टिकट बांटने चाहिए थे वो नहीं दिखाई पड़ा। जो पहले तमाम बातें गोदी मीडिया बता रहा था कि उन्होंने इतने बार 3 बार स्क्रीनिंग की है, 4 बार स्क्रीनिंग की है, नमो ऐप के ऊपर तथ्य मंगाए गए हैं, एक सीट के ऊपर 3 लोगों के नाम फाइनलाइज किए गए हैं, ये सब जो पूरा ड्रामा टीवी पे खींचा जा रहा था, उत्तर प्रदेश में टिकट बांटे, उससे लगता नहीं कि उन्होंने कोई स्क्रीनिंग की है। बिल्कुल ही बात है। अभय जी, आप भी मालूम करिएगा, आपके सोर्स बहुत है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, बहुत करीब से जानते हैं, मालूम करिएगा, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अभय दुबे जी। आपने देखा कि किस तरह की बात इन्होंने बताई आज, और राजनीति कहाँ कहाँ चली जाएगी, नौजवान क्या क्रांति कर देंगे, ये बहुत चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। साहब जितना 400 पार का नारा लगा ले, लेकिन बंगाल में भी उन्होंने नारा लगाया था, दीदी ओ दीदी हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन डिब्बा गोल हो गया था। कर्नाटक में भी कहा था बजरंग बली का नारा लगाओ, वोट डाल दो, लेकिन लोगों ने बजरंग बली का नारा लगाया, वोट कांग्रेस को दे दिया। देखना यह होगा कि कुछ महीनों बाद होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर नेता विपक्ष भी रह पाएंगे या नहीं। हमें इंतजार है समय का, हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।